हेलो गाइस, आज से हम लोग आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें आप लोग उत्तर मुगल काल वाला वीडियो और मराठा साम्राज्य का इतिहास, ये दोनों वीडियो, जिसमें से उत्तर मुगल काल वाला वीडियो तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेंगे तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जैसे जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन इसको पढ़ेंगे ना तो देखेंगे कि पुर्तगाली जिस समय पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हुई या डच कंपनी की स्थापना हुई या अंग्रेजी की ब्रिटिशियस कंपनी की स्थापना हुई, तो इस समय भारत में कौन से मुगल शासक की सत्ता थी। ठीक है, तो इससे अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे तो ये हमें और अच्छे से समझ में आएगा। आइए देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस प्रकार से हुआ, कैसे होता है, ठीक है, और क्यों होता है। चलिए देखते हैं। देखिए जो यूरोपियों के भारत में आगमन का क्रम ये अलग है और यूरोपीय कंपनियों के स्थापना का वर्ष ये अलग है। मतलब स्थापना अलग टाइम पे होता है और वो उनके आने का क्रम ये अलग टाइम पे है। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इसकी स्थापना 1498 होती है। ठीक है, और ये 1498 में भारत में आते भी हैं, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आते हैं? 1608 में। स्थापना तो 1600 में होती है लेकिन वो भारत में आते हैं 1608 ईस्वी में। इन सब को सारी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड में। आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जैसे जो भारत है, भारत से यूरोप के बीच में जो व्यापार होता था वो प्राचीन काल से ही होता आया है। जैसे हम लोग सबसे पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता ना, हड़प्पा सभ्यता, तो उसी टाइम पीरियड से ही भारत से यूरोप का व्यापार होता था, लेकिन स्थलीय मार्ग से होता था। जैसे हमने ये देखिए, जैसे ये केवल भारत का मैप हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए। तो ये जो ब्लू कलर का पूरा दिख रहा है ये जलीय मार्ग है और ये पूरा स्थलीय मार्ग है। जैसे इसमें भी देखते हैं ना कि कौन सा देश स्थलीय मार्ग से जुड़ा है, कौन सा पड़ोसी देश है जो जलीय मार्ग से जुड़ा है। तो वैसे ही भारत का यूरोप के साथ व्यापार होता था, लेकिन जलीय मार्ग से नहीं होता था, केवल और केवल स्थलीय मार्ग से होता था, क्योंकि जलीय मार्ग का रास्ता किसी को पता ही नहीं था। ठीक है, तो जैसे ये मान लीजिए हमारा प्यारा भारत है तो जलीय मार्ग से होता था। और देखिए जैसे जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट, अलग कॉन्टिनेंट है, एशिया एक अलग कॉन्टिनेंट है। जैसे ये है एशिया, मान लीजिए सपोज दैट एशिया है, तो यहाँ पे है यूरोप, यहाँ पे क्या है यूरोप, और यहाँ पे क्या है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे है अफ्रीका, यहाँ पे है अफ्रीका। ठीक है, और यहाँ पे है उत्तरी अमेरिका और यहाँ पे है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और नीचे है अंटार्कटिका। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कॉन्टिनेंट हो गए। ठीक है, तो ये था तो एशिया, ये था यूरोप। तो यहाँ यहीं पे पूरा फैला हुआ था। यही के हैं सभी, पुर्तगाली भी, डच भी, ब्रिटिश भी, डेनिश भी और फ्रांसीसी भी, सभी यूरोप कह नहीं रहे अभी हम कि यूरोपियों का भारत में आगमन का क्रम यूरोप कॉन्टिनेंट से एशिया कॉन्टिनेंट में अपने इंडिया में आते थे भारत व्यापार करने के पर्पज से। लेकिन व्यापार करते करते ये शासक बनने लगे। ठीक है, मतलब उनके अपने यहाँ के जो शासक थे उनके राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करते करते ये शासक बनने लगे। आइए देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कवर करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते भी हैं साथ में। देखिए थोड़ा सा यहाँ सबसे पहले देखिए, यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था। यूरोप के व्यापार में इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, जिससे यूरोप के नवीन राज्य व्यापार से वंचित हो गए। ठीक है, तो 1453 ईस्वी की बात है। कब की बात है? 1453 ईस्वी की, 1453। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर विजय कर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की और फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर इनका नियंत्रण हो गया। ठीक है, फारस की खाड़ी, 2 जगह से व्यापार होता था, एक फारस की खाड़ी से और एक लाल सागर से। तो वो आसान मार्ग पड़ता था, तो फारस की खाड़ी वाला ज़्यादा आसान मार्ग पड़ता था। तो उस पर जो है कुस्तुनतुनिया ने क्या कर लिया, अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर तुर्कों द्वारा इस क्षेत्र में होने वाले यूरोपीय व्यापार में दिक्कतें की जाने लगी। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक खोजों एवं व्यापारिक मार्गों के आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थी। भौगोलिक खोजों में कौन सा यूरोपीय अग्रणी था? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल
अग्रणी थे भौगोलिक खोजों में व्यापारिक मार्गों के आविष्कार के लिए, मतलब व्यापारिक मार्ग जैसे समुद्री रास्ते की खोज। तो आप लोगों ने सुना होगा वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में सबसे पहले भारत को खोजा था। तो भारत को नहीं बल्कि भारत आने वाले समुद्री रास्ते की खोज की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, आविष्कार में पुर्तगाल अग्रणी थे। यहाँ के शासक प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनका नाम ही पड़ गया प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, इनके नाम के आगे लग गया क्योंकि इन्होंने जो है जो खोजी वाला कार्य था ना, खोजी वाला भौगोलिक खोजी वाला, उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यहाँ के शासक ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। 1486 ईस्वी में एक पुर्तगाली नाविक था बार्थलोम्यू डोज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप केप ऑफ गुड होप को खोज निकाला। जैसे ये मान लीजिए है अफ्रीका, ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ पे खोजा, ये है यूरोप, इसी के तो नीचे है अफ्रीका, तो यहाँ से निकला तो ऐसे 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 इसको खोज निकाला। ठीक है, 1486 में एक पुर्तगाली नाविक बार्थलोम्यू डोज ने अफ्रीका स्थित उत्मासा द्वीप केप ऑफ गुड होप खोज निकाला। ठीक है, और 1492 ईस्वी में स्पेन की सहायता से कोलंबस नामक एक नाविक भारत की खोज के लिए अटलांटिक महासागर में यात्रा प्रारंभ की और अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने किसकी खोज की, कोलंबस ने किसकी खोज की, अमेरिका की। ये हमने यहाँ पे लिखा भी है, देखे 1492 में अमेरिका को किसने खोजा था, कोलंबस ने, जो कि स्पेन का निवासी था। ठीक है, और उसके बाद ये खोजने निकला था भारत को, लेकिन अटलांटिक महासागर से होते हुए पहुंच गया कहाँ, जैसे ये अटलांटिक महासागर है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे खोजते खोजते अटलांटिक महासागर से तो इधर ना आके ये इधर चला आया और अमेरिका की खोज कर दिया। किसने, कोलंबस ने। कब, 1492 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में। ठीक है, अमेरिका की खोज की। फिर 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा था, भारत की खोज किसने की थी, तो 1498 में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल का रहने वाला था। वास्तव में इसने भारत की नहीं बल्कि भारत और यूरोप के बीच में जो व्यापार का रास्ता था ना, तो समुद्री मार्ग की खोज की थी, जो कि एक सीधा मार्ग था। ये इसने यहाँ हमने लिख भी दिया है। देखिए 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डी गामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। अब थोड़ा सा इस चार्ट को समझ लेते हैं, तब फिर नीचे उसको पढ़ेंगे। आइए देख लेते हैं चार्ट को। देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष। सबसे पहले देख लेते हैं यूरोपीय कंपनियों के स्थापना वर्ष। यूरोपीय कंपनियां, देखिए ब्रिटेन के पहले नहीं था, पहले भी था, लेकिन उसमें एक जब कंपनी बनाई गई व्यापार करने के लिए, आखिर भारत में जब व्यापार करने लगे ना, तो उसमें एक कंपनी बना दी गई, उस कंपनी का नाम पड़ गया। ठीक है, तो वही जो कंपनी की स्थापना हुई उसी को हम देख लेते हैं कि उस कंपनी की स्थापना कब हुई, कब किस कंपनी की स्थापना हुई। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1498 ईस्वी में। उस समय जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, उस समय भारत में किसका शासन था, सिकंदर लोदी का। 1498 में जब पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, तो उस समय भारत में शासन था सिकंदर लोदी का। तब लोदी डायनेस्टी चल रहा था, लोदी वंश। ठीक है, यही सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर को बसाया था। आगरा शहर को किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में। आप लोगों ने पढ़ा है ना, तो उस समय वैसे हम को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। जैसे हम लोगों को पता है कि 1504 ईस्वी में आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था, और 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। तो 1498 में वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1498 में, और जब 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और वह जो है भारत आता है, तो उस समय भारत का जो शासक था वो कौन था, सिकंदर लोदी। दिल्ली में देखिए ये आते हैं, थोड़ा सा और इसको समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने पढ़ा समुद्री मार्ग की खोज की थी ना, तो ये लोग समुद्री मार्ग की खोज करेंगे तो उस पर तो ये
ये लैंड वाले एरिया पे थोड़ी आएंगे, समुद्री मार्ग की खोज किए थे, समुद्र से होते आएंगे तो यहीं पे तो आएंगे, यहीं कहीं पे तो आएंगे समुद्री मार्ग में। तो इंडियन ओशियन, आप लोग दिख रहा होगा ना, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, ये भी एक ओशियन है, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, तो इस यही कहीं पे तो आएंगे। तो देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे ये अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले यही समुद्री मार्ग, मतलब इसी के किनारे ही अपनी कंपनी स्थापित करेंगे। जैसे अगर हम बात करें इनकी 1400, ये देखिए पुर्तगाली 1503 में आएंगे, ठीक है, और 1503 में जो अपनी 1498 सबसे पहले आएंगे, लेकिन 1503 में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कहाँ पर? कोचीन केरल में। अब देखिए कोचीन केरल यही है, कोचीन केरल ये है, ये समुद्र के किनारे, ठीक है, तो यही समुद्र के किनारे ही अपनी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, ठीक है। ऐसे क्यों? क्योंकि ये समुद्री मार्ग से तो आएंगे, जबकि दिल्ली उत्तरी भारत में था और दिल्ली पर शासन था उस समय सिकंदर लोदी का, ठीक है। ऐसे समझते चलेंगे, को रिलेट करेंगे तो बड़ा मजा आएगा, याद भी हो जाएगा। आगे आते हैं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उस समय भारत में शासक थे अकबर महान, अकबर। उसमें भारत में किसका शासन था? अकबर का। अगर मुगल डायनेस्टी आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, जैसे जैसे हमने एक टॉपिक पढ़ाया है ना, बिना बकवास की एकदम पॉइंट टू पॉइंट हमने कवर किया है, एक बार जरूर देखिएगा। अकबर, देखिए सबसे पहले बाबर 1526 से लेकर 1530 तक। उसके बाद फिर बाबर का पुत्र हुमायूं का 2 टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था। शेरशाह सूरी भी बीचों में आके टपक गया था, शेरशाह सूरी। तो कुल मिला के हुमायूं 1556 तक चले थे। फिर आए थे अकबर जो कि चले थे 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। उसके बाद फिर अकबर के बाद फिर चले थे जहांगीर के बाद फिर चले थे शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब का टाइम पीरियड हम लोगों ने देखा था 1707 ईस्वी तक। उसके बाद उत्तर मुगल काल। उसी उत्तर मुगल काल में जो है बीचों में बहुत सारी लड़ाई होती है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों ने सचमुच में भारत में प्रभुसत्ता अपना स्थापित कर लिया था और एक शासक की तरह काम करने लगे थे, ठीक है। इसी में उत्तर मुगल काल में ही, शायद अगर उत्तर मुगल काल में भी जैसे अकबर था और औरंगजेब था, इस टाइम जैसे ये लोग शासक थे, बाबर थे, अगर इस तरह तभी रहता ना, तो शायद अंग्रेज इतना मजबूती से शासन नहीं कर पाते भारत पर, ठीक है। तो उत्तर मुगल काल हम लोग देखेंगे कि कैसे अयोग्य शासक आए और अंग्रेजों ने फूट डालो, राजनीति करो, दुनिया भर की नीति लेकर आए और कई स्वतंत्र शासक बन गए अपना, ठीक है। तो सब जगह अलग अलग नीति लागू किए और बाद में चल के तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हम लोग उसको और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए बार बार कर रहे हैं हम लोग। देखिए फिर से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498, सिकंदर लोदी शासक था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, तो उस समय अकबर का शासन था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1602 ईस्वी में, उस समय भी अकबर का शासन था, ठीक है। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1616 ईस्वी में, जहांगीर का शासन था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में, और 1664 में जब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो उस समय भारत में औरंगजेब का शासन था, ठीक है, औरंगजेब का शासन था। ये तो हो गया स्थापना का क्रम, और ये पढ़ेंगे हम आगमन का क्रम। देखते हैं, पुर्तगाली 1498 में सबसे पहले आते हैं, उस समय शासक था सिकंदर लोदी, ठीक है। पुर्तगाली जब भारत में आते हैं 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा उतरा था ना कालीकट बंदरगाह पर, तो सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में जब भारत आते हैं, आगमन का क्रम है ये, तो उस समय भारत पर सिकंदर लोदी का शासन था। उसके बाद डच, देखिए डच जो है तीसरे नंबर पर, यहाँ पे इनकी कंपनी की स्थापना होती है 1602 में, लेकिन डच अंग्रेज से पहले आते हैं 1605 में, अकबर का समय था। उसके बाद फिर ब्रिटिश आते हैं 1608 में, जहांगीर के टाइम पीरियड पे, और उसके बाद डेनिश आते हैं 1620 में, जहांगीर के टाइम पीरियड में। फिर फ्रांसीसी आते हैं 1664 में, अंग्रेज औरंगजेब के टाइम पीरियड में, ठीक है। ये तो हो गया इनके आगमन का क्रम। ध्यान से आप लोग अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो सन आपको रटना नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी से याद होगा। जैसे मुगल डायनेस्टी हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम बारी बारी से सब कुछ कवर कर रहे थे ना, तो बहुत अच्छे से याद होगा कि अच्छा इसके शासनकाल में ये आए थे, अच्छा अकबर के शासनकाल में डच आए थे, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में जब अंग्रेज आए थे तो जहांगीर का शासनकाल हो गया था, अकबर का टाइम पीरियड चेंज हो गया था,
ऐसे पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा और समझ में भी आएगा। अच्छा, जब ये ब्रिटिश 1608 ईस्वी में आए थे तो जहांगीर 1605 में, और तो अकबर टपक गए थे, अकबर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जहांगीर का टाइम पीरियड आ गया था। तो ये जो है ब्रिटिश जब आए थे ना, तो ये अकबर का फरमान लेके आए थे, मतलब अकबर के नाम से दरबार में आए थे, लेकिन उनका टाइम पीरियड चेंज हो गया था, शासक चेंज हो गए थे और नए शासक बन गए थे जहांगीर। ऐसे पढ़ेंगे बड़ा मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, ये देख लेते हैं। अब देखिए, ये जितना भी हमने लिखा है, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, गुजरात, इसको पहले एक बार देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये सब के सब जितने यूरोपीय हैं, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। समुद्री मार्ग की खोज किए थे वास्को डी गामा ने सबसे पहले। का एग्जाम में पूछा भी गया है, हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं कि भारत की खोज किसने की थी। तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत में आने का समुद्री मार्ग की खोज की थी, वो भी अपने व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ पे तो कुस्तुनतुनिया ने अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो स्थलीय मार्ग क्या हो गया था, उस पर ब्रेक लग गया था आना जाना, तो इसलिए नए नए भौगोलिक खोज के कारण सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा। जब ये वास्को डी गामा आए थे ना, पुर्तगाली थे, तो इनके पीछे पीछे व्यापार करने के उद्देश्य से उसी रास्ते से डच भी आ गए, फिर इनके पीछे पीछे अंग्रेज आ गए, फिर उनके पीछे पीछे डेनिश और उनके पीछे पीछे फ्रांसीसी, ये सभी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए। ये अलग बात है कि पुर्तगाली जब आए थे 1498 ईस्वी में, तो ये मसालों को ले जाकर बेचे और वास्को डी गामा ने 60 गुना मुनाफा कमाया मसालों में ही। ठीक है, मसालों में ही 60 गुना मुनाफा कमाया। लेकिन जो डच थे वो मसालों के लिए निर्यात नहीं कर रहे थे भारत से, बल्कि वो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक, चावल का निर्यात करते थे डच। ठीक है, ये जो डच आए थे ये मसालों का निर्यात नहीं करते थे। ठीक है, इन सबको हम समझेंगे थोड़ा थोड़ा करके। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, पुर्तगाली 1503 में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री स्थापित करते हैं कोचीन, केरल में। ये देखिए, ये इंडिया मैप है, ये देखिए कोचीन, केरल, ये यहाँ पे है, किनारे ही है ना, समुद्र के किनारे। ठीक है, अरब सागर के इधर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो ये कोचीन, केरल। आगे देख लेते हैं। डच ने 1605 में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया सबसे पहले मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। ये देखिए बे ऑफ बंगाल, ये भी समुद्र के किनारे है। तो जितने भी भारत में जो अपनी फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे, समुद्र के किनारे ही फैक्ट्री स्थापित कर रहे थे। ठीक है, आगे अंग्रेजी 1608 ईस्वी में सूरत, गुजरात, यहाँ स्थापित किए थे। देखिए गुजरात, ये भी समुद्र के किनारे है। आगे डेनिश 1620 में ट्रांकेबर, तमिलनाडु, ये तमिलनाडु, ट्रांकेबर। ठीक है, 1620 में डेनिश, फिर फ्रांसीसी 1668 में सूरत, गुजरात, यहाँ पे अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ये तो अगर हम लोग मैप की सहायता से देखेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, क्या है फैक्ट्री क्या खड़ा कर दिए थे, कोई बिल्डिंग उद्योग नहीं। फैक्ट्री उस समय इसको कहा जाता था, जैसे पुर्तगाली आए सबसे पहले वास्को डी गामा। ठीक है, तो मसालों को यहाँ से खरीदे और उसके बाद ले जाके उसको उसी समुद्री रास्ते से, जिसकी खोज की थी उसी समुद्री रास्ते से वो लेके गए अपने देश और वहाँ पर उसको बेचा और उनको 60 गुना मुनाफा हुआ। उसके बाद वो फिर से आते हैं। ठीक है, फिर से दोबारा आते हैं और दोबारा फिर से वही खरीदते और ले जाके बेचते। जब इनको मुनाफा होता तो ये फिर आए यहाँ पे 1503 ईस्वी में पुर्तगाली, और यहाँ पे क्या किए, कोचीन, केरल में एक फैक्ट्री स्थापित की। फैक्ट्री मतलब वहाँ पर अपना प्रोडक्ट खरीदते और ख़रीदने के बाद उसको स्टॉक करते पूरा, और जब उनका स्टॉक पूरा हो जाता तब उसको जहाज़ों पर लाते और लेकर जाते थे। एक प्रकार से समझ लीजिए ऐसा वेयर हाउस कि वहाँ पर वो अपने माल को इकट्ठा कर सकते थे, उसी को कहते हैं थे फैक्ट्री। तो वो जाहिर सी बात है समुद्र के किनारे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जहाज़ जो है समुद्र के किनारे ही खड़ी होती थी, तो वहीं से उनको इकट्ठे करने में बाहर से खरीदते थे, इकट्ठा करते थे। जब उनका स्टॉक पूरा हो जाता था तो उसको जहाज़ पर लोड करते थे और लेकर अपने देश चले जाते थे व्यापार करने के लिए, बेचने। ठीक है, तो यही थी फैक्ट्री। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा यूरोपीय द्वारा प्रमुख खोज, इसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये था मतलब कंपनियों के स्थापना वर्ष, ये है कंपनियों के आगमन का क्रम, ये है कंपनियों के प्रथम फैक्ट्री, और ये है प्रमुख खोजकर्ता। देखिए वर्ष, देश या क्षेत्र, खोजकर्ता। 1492 में अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, जो कि स्पेन का निवासी था। 1498 में भारत की खोज की थी वास्को डी गामा में, जो कि
पुर्तगाल का निवासी था, ठीक है। और 1642 में न्यूजीलैंड को खोजा था तस्मान हालैंड ने, और 1770 में ऑस्ट्रेलिया को खोजा था कैप्टन जेम्स कुक ब्रिटेन ने। ये हम लोग बचपन से ही पढ़ रहे हैं, बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि किसने किसने खोजा था। तो उसको नहीं खोजा था, जाहिर सी बात है कि वो समुद्री रास्ते से खोज किए थे, ठीक है, कि जिससे आवागमन वहाँ का सुलभ हो गया, आने जाने का रास्ता सुलभ हो गया, आसान हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसको फिर थोड़ा सा। 1498 में एक पुर्तगाली वास्को डिगामा उत्मासा अंतरीप के रास्ते होकर भारत पहुंचा, जो एक सीधा मार्ग था। फिर 1503 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया। ये देखिए यहीं पे, ये 1503 में जब वास्को डिगामा 1498 में भारत आता है, कालीकट बंदरगाह पर उतरता है, तो भारत के एक राजा थे जमोरिन, उन्होंने उसका एक भव्य स्वागत किया, ठीक है, एक समारोह किया, उसका स्वागत किया जमोरिन ने। ये भी बहुत बार पूछा है कि भारत में उस समय कौन से राजा ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था, तो जमोरिन ने कि आइए आइए आप यहाँ से व्यापार कीजिए, और उससे भी जैसे व्यापार करते थे तो खरीदते थे तो ज़्यादा से ज़्यादा माल बिकता था भारत का, तो इससे जो है राजाओं को भी राजस्व उस प्रकार से प्राप्त होता था ना, तो उनका भी फायदा था। सब लोग अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, तो उनका भी फायदा था, उनको भी फायदा मिलता था। तो क्या हुआ, और वो जब ले जाकर बेचा वास्को डिगामा अपने यहाँ, तो उसको 60 गुना का मुनाफा हुआ। तो वो फिर से दोबारा आया 1503 में, और 1503 में जब वो दोबारा आता है, पुर्तगाली ही था, जब वो दोबारा आता है 1503 ईस्वी में, तब उसके बाद उसने वही फैक्ट्री खोला कोचीन केरल में, ठीक है, कोचीन केरल में उसने फिर फैक्ट्री खोला। फैक्ट्री अभी हमने आपको बताया क्या है कैसे है। चलिए आगे देखते हैं। फिर 1503 में वास्को डिगामा पुनः भारत आया और कोचीन में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की। यही कोचीन केरल में पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। आगे देख लेते हैं। 1505 में पुर्तगाली सरकार ने नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई, और पहला गवर्नर अल्मीडा बना। जब व्यापार शुरू हो गया, जैसे एक बार लेके गया 60 गुना मुनाफा कमाया, फिर 1503 में दोबारा आया, तो इसने फैक्ट्री खोल दी, फैक्ट्री स्थापित कर दी। फैक्ट्री मतलब वही प्रोडक्ट खरीदता था और उसको स्टॉक करता था। जब उसका स्टॉक पूरा हो जाता था तो जहाज़ों पर लाद कर फिर से चला आता था बेचने, ठीक है। तो एक जगह चाहिए था, एक सुरक्षित, इसको सेफ जोन चाहिए था, जहाँ पे वो माल को खरीद कर स्टॉक कर सके। अब ये थोड़ी ना थोड़ा सा मसाला खरीदा बस लादा लेके चला आया, तब तो इसको घाटा हो जाता था। इकट्ठा कर लेता था, तब जहाज़ों पे लाता था, तब ले जाके अपने यहाँ बेचता था, जिस चीज़ों की इसको मांग होती थी, ठीक है। तो ये जो है जब 1503 में फिर से दोबारा आया, तो 1505 में क्या हुआ, पुर्तगाली सरकार, जो पुर्तगाल की सरकार थी, पुर्तगाली सरकार ने एक नई नीति अपनाई और गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक है, कि भारत का गवर्नर पुर्तगाली में। तो कहा जाता है कि भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, अल्मीडा, ठीक है। यही से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो रहा है। देखिए 1505 में पुर्तगाली सरकार ने नई नीति अपनाई, जिसके द्वारा भारत में गवर्नर की नियुक्ति की गई। पहला गवर्नर अल्मीडा बना। जो अल्मीडा था, याद रखिएगा, वो पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, ना कि अंग्रेज में हम लोग चले जाएंगे। अभी भी अंग्रेज का तो पता ही नहीं है, उनकी कंपनी की स्थापना ही नहीं हुई। उनकी कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, ठीक है। वो पुर्तगाली यहाँ पर धीरे धीरे अपना शुरू करना है। देखिए तो उसके बाद जो है 1505 में पहला गवर्नर पुर्तगालियों का बना अल्मीडा। अल्मीडा के बारे में 2-3 पॉइंट याद कर लेते हैं। अल्मीडा को 1505 में पहला गवर्नर बनाकर भेजा गया पुर्तगाली सरकार द्वारा भारत में, जिसका टाइम पीरियड था अल्मीडा का टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। अल्मीडा जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था, इसका टाइम पीरियड था 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक, अल्मीडा का टाइम पीरियड, ठीक है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट देख लेते हैं कि अल्मीडा कोचीन का दुर्गीकरण कराया और कोचीन को मुख्यालय बनाया। यही कोचीन केरल, जहाँ पर पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वास्को डिगामा ने ना, इसी को जो है अल्मीडा ने क्या किया, इसका दुर्गीकरण करवाया, मतलब कुछ किलेबंदी करवाया और यहीं पर अपना मुख्यालय बना दिया। अल्मीडा ने यहीं पर अपना मुख्यालय बना दिया। एक पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि 1508 से 9 में गुजरात, मिस्र और तुर्की के संयुक्त मुस्लिम जलबेड़े को पराजित कर दीव पर अधिकार कर लेता है अल्मीडा, ठीक है। और एक याद रखेंगे, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए पानी किस कलर का, ब्लू कलर का, ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति अपनाई थी
अल्मीडा ने। ये क्या है, शांत जल की नीति, मतलब कि ये जो है अपना हिंद महासागर पर पूरा कब्जा करना चाहता था। ये चाहता था कि और कोई व्यापार या और कोई उद्देश्य से इस पर जो है अपना अधिकार ना करे, ठीक है। तो ये ही शांत जल की नीति, इसको जो है अपनाया था अल्मीडा ने, जो कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर बनकर आया था भारत, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अल्मीडा के बाद फिर अल्मीडा के बाद फिर आता है अल्बुकर्क। इनका टाइम पीरियड है 1505 से 1509। फिर आते हैं अल्बुकर्क। इनका टाइम पीरियड है 1509 से लेकर 1515 ईस्वी तक। 1509 से 1515 ईस्वी तक अल्बुकर्क का टाइम पीरियड है। अल्बुकर्क को पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक मतलब भारत में इसे भी फिर दोबारा ये दूसरा गवर्नर के तौर पर ये भारत में आता है, ठीक है, व्यापार के उद्देश्य से। इसके बारे में 2-3 पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क। और 1510 में बीजापुर से गोवा को जीत लिया था इसने। 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, इनसे जो है गोवा को छीन लिया था और गोवा को जीत लिया था। 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे आदिल शाह, इनसे जो है गोवा को छीनकर गोवा को जीत लिया था, मतलब उस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, और उसकी किलेबंदी करवाई थी। उसके बाद फिर 1524 से 1529 तक वास्को डी गामा गवर्नर रहा। फिर जो है 1524 से लेकर 1529 तक वास्को डी गामा गवर्नर रहता है पुर्तगालियों की तरफ से। वास्को डी गामा गवर्नर रहता है। उसके बाद वास्को डी गामा की 1529 में मृत्यु हो जाती है और उसको वहीं पर दफना दिया जाता है। फिर वास्को डी गामा के बाद जो है अगला गवर्नर बनता है नूनो दी कुन्हा। अगला गवर्नर बनता है फिर पुर्तगालियों का नूनो दी कुन्हा। इसकी तरफ से थोड़ा सा 2-3 पॉइंट याद कर लेते हैं। यह नूनो दी कुन्हा ना अल्बुकर्क का उत्तराधिकारी था और 1530 में कोचीन के स्थान पर गोवा को राजधानी बनाया। ये जो नूनो दी कुन्हा था ये अल्बुकर्क का उत्तराधिकारी था और इसने जो है 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया। अभी तक जो है पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी किसको बनाया रखा था? कोचीन को। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, पुर्तगाली 1503 में कोचीन केरल में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे, तो इसी को अपनी राजधानी बनाए थे। उसके बाद जो इसके पहले जो आते हैं अल्बुकर्क, उसने क्या किया? गोवा को छीन लिया। किससे? गोवा को छीन लिया किसके? बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से 1510 ईस्वी में। उसके बाद जब नूनो दी कुन्हा आते हैं उसका उत्तराधिकारी, तो इसने 1530 में गोवा को कोचीन की जगह पे गोवा को अपनी राजधानी बनाया। आगे देख लेते हैं। मद्रास के पास सैंथोम तथा बंगाल के हुगली में पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना की। उसके बाद पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना बंगाल के हुगली क्षेत्र में की। फिर और पूर्वी तट की ओर पुर्तगाली व्यापार का विकास किया इसने, नूनो दी कुन्हा ने। आगे देख लेते हैं पुर्तगालियों की देन, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ की देन है? पुर्तगालियों की देन है। तंबाकू की खेती सर्वप्रथम 1508 में दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा की गई। और जब दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती 1508 में की गई, तो उस समय 1508 में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत पर या दिल्ली और आगरा के क्षेत्र पर किसका शासन था? शाहजहां। उस समय किसका शासन था? शाहजहां के काल में। वही शाहजहां जिसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, वही शाहजहां जिसने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसमें कोहिनूर हीरे को जड़वाया था, वही शाहजहां। उस समय उत्तर भारत में शाहजहां के काल में तंबाकू की खेती की गई, ठीक है। और जबकि दक्षिण भारत में पुर्तगालियों द्वारा तंबाकू की खेती की गई, ये भी पुर्तगालियों की ही देन है। आगे भारत में पपीता, अनानास, लीची, संतरा, आलू, गन्ना, मूंगफली, काजू, बादाम की खेती पुर्तगालियों की देन है। देखिए जैसे गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर कहाँ है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया पुर्तगाली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। डचों का आगमन आप लोग पूरा देखिएगा। हम लास्ट में 5 क्वेश्चन बोलेंगे आप लोगों को। आप लोग को अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोगों ने पूरा देखा है। 5 क्वेश्चन देंगे इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डचों का आगमन। डच हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे।
1595 में कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में डचों का पहला अभियान दल सुमात्रा पहुंचा, ठीक है। और 1602 में हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से व्यापारिक संस्थान की स्थापना की। 1602 में हॉलैंड की सरकार ने, क्योंकि ये हॉलैंड या नीदरलैंड का था जो डचों का आगमन था, ठीक है तो ये भी यूरोप के ही, लेकिन यूरोप में भी सब अलग अलग कंट्री हैं। जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है और इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, वैसे ही यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारी कंट्रियां हैं, ठीक है। तो जो कंट्रियां हैं उसी का मतलब हॉलैंड या नीदरलैंड है तो यूरोप कॉन्टिनेंट का ही, लेकिन कंट्री अलग। अंग्रेज ब्रिटिशियस है तो यूरोप कॉन्टिनेंट का, लेकिन कंट्री अलग, ठीक है। पुर्तगाली यूरोप कॉन्टिनेंट, लेकिन कंट्री अलग, ऐसे ही है। चलिए समझते चलेंगे हम लोग। डच का देख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। यूरोपीय कंपनियों की प्रथम फैक्ट्री, डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डचों द्वारा 1608 ईस्वी में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की गई, याद रखिएगा इसको। और जो डच थे, यहाँ से देख लेते हैं, डच इनकी कंपनी की यह स्थापना हुई थी 1602 में, ठीक है। 1602 में, ये देखिए 1602 में हॉलैंड की सरकार ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से इनकी एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना की, डचों की, ठीक है। और डच भारत में आए थे 1605 ईस्वी में, अकबर के टाइम पीरियड में। पुर्तगाल आए, उनके पीछे पीछे डच भी चले आए, ठीक है। तो कब आए? 1605 में, अकबर के टाइम पीरियड में डच सबसे पहले भारत में आते हैं और वहीं पर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं। उसके बाद 1653 में बंगाल में डचों का सबसे बड़ा फैक्ट्री केंद्र चिनसुरा स्थापित किया इन्होंने, ठीक है, बंगाल में। उसके बाद फिर डच लोग भारत से सूती वस्त्र, नील, सोरा, कच्चे रेशम, अफीम, नमक और चावल का निर्यात करते थे। ये भारत से मसाले का निर्यात नहीं करते थे, मसालों का निर्यात पुर्तगाली करते थे, ठीक है। आगे अंग्रेजी कंपनी का आगमन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। चलिए हम 5 क्वेश्चन बोलते हैं आप लोगों से, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाई थी? पहला क्वेश्चन, शांत जल की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा चलाया गया था? दूसरा क्वेश्चन, पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने सबसे पहले भारत की खोज या समुद्री मार्ग से भारत की खोज कब की थी और अपनी फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? वास्को डी गामा ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक या जो पुर्तगालियों में जो गवर्नर बनाए थे उनका वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? 3 क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है हमारा कि अल्मीडा का टाइम पीरियड, जो गवर्नर बना के भेजा गया था अल्मीडा, उसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? ये है हमारा चौथा क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन है कि कोलंबस ने किस देश की खोज की थी और कब की थी? कोलंबस ने किस देश की खोज की थी और कब की थी? ये हमारा 5 क्वेश्चन। आप लोग इन 5 क्वेश्चन पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, आंसर देंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे होता है, कैसे कैसे क्या होता है, कैसे इसने जो है लगभग 300 साल तक भारत पर राज किया, ठीक है। तब भारत कहीं जाकर 1947 में आज़ाद होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उत्तर मुगल काल वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया है और बहुत जल्दी में कवर किया है। 16 मिनट का मात्र वीडियो है, ठीक है। तो उसमें हमने कैसे कैसे बताया है कि कौन कौन से शासक आए थे उत्तर मुगल काल में, जो अयोग्य शासक थे, लंपट मूर्ख किसे कहा गया, और कैसे फरमान जारी किया फर्रुखसियर ने, जिसे जो है अंग्रेजों द्वारा मैग्ना कार्टा कहा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।